सभी सीखने वालों का इस खास एग्जाम प्रेप बूट कैंप विश्लेषण में स्वागत है। भारी भरकम सिलेबस और मुश्किल परीक्षाओं की तैयारी करना, सच कहूं तो कभी-कभी एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है ना? ऐसा लगता है कि महीनों तक लगातार किताबों में सिर खपाने के बाद भी जब परीक्षा का दिन आता है तो दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। लेकिन आज रटने की उस पुरानी और थका देने वाली आदत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना है। एक स्टडी कोच के रूप में आज का सबसे बड़ा मकसद उन तकनीकों को डिकोड करना है जो दिमाग की प्राकृतिक वायरिंग को पूरी तरह से हैक कर लेती हैं। तो चलिए दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन छात्रों की रणनीतियों में गोता लगाते हैं। इस बहुत ही हैरान करने वाले अंतर को देखिए। एक तरफ हमारा सामान्य तरीका है जहां एक छोटे से गणित के फॉर्मूले को याद करने में भी कभी-कभी 3 दिन लग जाते हैं, बस उसे बार-बार लिखते रहना और दोहराते रहना। और दूसरी तरफ जापानी तरीका, जहां छात्र एक ही दिन में 100 से ज्यादा जटिल कांजी कैरेक्टर बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं। कोई जादू नहीं है ये, बल्कि सीखने के तरीके का बिल्कुल सही और वैज्ञानिक इस्तेमाल है। तो चलिए जानते हैं कि टॉप टियर टेस्ट टेकर्स कौन सी उन 5 तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जो ऐसे असाधारण नतीजे देती हैं। तो आज के इस बूट कैंप के 5 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, विजुअल कहानियां। दूसरा, इमोशनल ड्रामा। तीसरा, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। चौथा, फेनमैन तकनीक। और पांचवा, विजुअल वाइट स्पेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, विजुअल कहानियां वैज्ञानिक तथ्यों को लॉक करती हैं या कहें डेटा को चित्रों में बदलना। जापानी छात्र कभी भी सिर्फ शब्दों की स्पेलिंग नहीं रटते। जरा एक 8 साल के बच्चे की कल्पना करें जो बार बार किसी जापानी कांजी कैरेक्टर को उकेर रहा है। मानो वो उसे किसी स्लेट पर नहीं बल्कि सीधे अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप रहा हो। असल में ये छात्र अपने नोट्स में डूडल और प्रतीकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, पेड़ के कांजी को ऐसे विजुअली ड्रॉ किया जाता है कि वह बिल्कुल किसी असली पेड़ की शाखाओं और जड़ों के पैटर्न जैसा ही दिखता है। मतलब नीरस तथ्यों को सीधे वास्तविक दुनिया की छवियों से जोड़ देना ताकि दिमाग उसे तुरंत पकड़ ले। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमारा दिमाग शब्दों की तुलना में दृश्यों को 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। जब कोई कठिन परीक्षा सिर पर हो तो समय ही सब कुछ होता है। इसलिए सीखने की गति को कई गुना बढ़ाने और घंटों की मेहनत को मिनटों में बदलने के लिए हर टेस्ट टेकर को विजुअल कोडिंग को एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल करना ही चाहिए। चलिए दूसरे स्तंभ पर आते हैं। इमोशनल ड्रामा याददाश्त बढ़ाता है, यानी जीवंत निमोनिक्स। और ये बड़ी खूबी से दर्शाता है कि कैसे जापानी मेमोरी कोच हमेशा कहते हैं कि किसी जानकारी में अगर भावना या इमोशन जुड़ जाए तो वो सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। विज्ञान की किताबों में लिखी माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है जैसी नीरस बात को ही ले लीजिए। जापानी तरीके से सोचें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही गुस्से वाली लाल रंग की एनर्जी फैक्ट्री है जो अपने आसपास के सुस्त पड़े हुए ठंडे सेल्स पर जोर-जोर से चिल्ला रही है और उन्हें डांट रही है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन बोरिंग फ्लैश कार्ड्स में इस तरह की बढ़ा चढ़ाकर बताई गई ड्रामेबाज कहानियों को जोड़ने से याददाश्त को एक जबरदस्त टर्बो बूस्ट मिलता है। इस ड्रामे के पीछे की न्यूरोसाइंस बहुत दिलचस्प है। जब पढ़ाई के दौरान कोई हंसता है, चौंकता है या कोई मजेदार कहानी बनाता है तो वे भावनाएं दिमाग में एक केमिकल निशान छोड़ती हैं, और यही केमिकल निशान समय के साथ पक्के होकर एक स्थायी याद में बदल जाते हैं। किसी भी मुश्किल परीक्षा को पास करने के लिए ये बिल्कुल एक डीप पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेमोरी बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस सब मिला देती है, यानी दिमाग का असली वर्कआउट। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम जानकारी को दिमाग में डालने से आगे बढ़कर स्टडी सेशन के स्ट्रक्चर पर आ गए हैं। सामान्य प्लान कहता है लगातार गणित, फिर भौतिकी, एक खत्म हो तब दूसरा शुरू करो। लेकिन इंटरलीव्ड प्लान को देखें, गणित, फिर एकदम से इतिहास, फिर भौतिकी और वापस गणित। विषय को इस तरह बार बार बदलने से दिमाग को पिछले नियमों को फिर से याद करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, जिसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। ये दिमाग को हमेशा अलर्ट रखता है। एक कोच के तौर पर इस दिमागी वर्कआउट को लागू करने के लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम बताए जा सकते हैं। पहला, हमेशा अलग अलग विषयों का चुनाव करें। दूसरा, उन अलग अलग टॉपिक्स को एक दूसरे के बीच रखें ताकि कोई रटा रटाया पैटर्न न बने। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, शुरुआती कठिनाई का डटकर सामना करें। शुरुआत में बार बार विषय बदलना बहुत थकाऊ और उलझन भरा लग सकता है,
पर सच मानिए, यही वो शुरुआती संघर्ष है जो सबसे गहरी और पक्की याददाश्त बनाता है। हमारा चौथा स्तंभ पढ़ाना छुपी हुई ज्ञान की कमियों को उजागर करता है। इसे फेनमैन तकनीक भी कहते हैं। बेहतरीन छात्र केवल जानकारी इकट्ठी करके संतुष्ट नहीं होते, वो असली परीक्षा के दिन से बहुत पहले ही खुद को कड़े टेस्ट में डालते हैं। कल्पना करें, एक जापानी एक्सचेंज छात्र क्लासरूम के बाहर किसी ईंट के दीवार के सामने खड़ा है और बहुत ही गंभीरता से उस दीवार को कुछ समझा रहा है। पहली नज़र में ये कोई पागलपन लग सकता है, लेकिन ये फेनमैन तकनीक का बहुत ही सोच समझकर किया गया अभ्यास है। दीवार को पढ़ाकर वो असल में अपने खुद के दिमाग को टटोल रहा है और जांच रहा है कि कॉन्सेप्ट उसे खुद कितना समझ आया है। इस तकनीक को दिनचर्या में ढालने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप डेली रूटीन अपनाया जा सकता है। पहला, सुबह अध्ययन का कोई कठिन विषय पढ़ें। दूसरा, फोन पर एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करें जिसमें उस विषय को बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझाया गया हो मानो किसी 5 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हों। और तीसरा, शाम को उस रिकॉर्डिंग की समीक्षा करें। जहां भी अटके या जहां भारी शब्दों के पीछे छुपना पड़े, बस वही ज्ञान की कमी है जिसे परीक्षा से पहले वापस जाकर भरना है। और हमारा अंतिम 5वां स्तंभ है विजुअल वाइट स्पेस। दिमाग को व्यवस्थित करता है, स्पेस ना कि स्पेस्ड। तो चलिए इसे समझते हैं। ये स्पेस्ड रिपीटिशन के बारे में नहीं है, बल्कि पन्नों पर मौजूद असली खाली जगह की बात हो रही है। जापानी छात्र अपने नोट्स कैसे बनाते हैं? वे नोट्स को बहुत घना लिखने से बचते हैं। इसके बजाय वे हर पॉइंट के चारों ओर ब्रीदिंग रूम या खाली जगह छोड़ते हैं और मुख्य विचारों के बीच जानबूझकर बड़े गैप डालते हैं। जापानी नोटबुक्स में बहुत सारा सफ़ेद और खाली हिस्सा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दिमाग इन विजुअल गैप्स को देखता है तो दिमागी बोझ एकदम कम हो जाता है और जानकारी अपने आप व्यवस्थित होने लगती है। इस पूरे विश्लेषण और सफलता का मूल मंत्र यही है कि याददाश्त के लिए विजुअल रिदम यानी एक कलात्मक लय की जरूरत होती है, अंधे होकर रटने की नहीं। पढ़ाई को केवल एक उबाऊ वैज्ञानिक दोहराव मानना बंद करना होगा। खाली जगह और चित्रों के सहारे जानकारी को एक खूबसूरत लय में ढालना ही मेमोरी मास्टरी की असली कुंजी है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या सीखने वाले पढ़ाई को उसी पुराने रटने वाले विज्ञान की तरह ही मानते रहेंगे, या फिर इसे एक खूबसूरत कला के रूप में अपनाएंगे? इन जापानी तकनीकों ने साबित कर दिया है कि सही अप्रोच से कोई भी सिलेबस बड़ा नहीं होता। अगली बड़ी परीक्षा से पहले इन 5 उपकरणों पर महारत हासिल करना निश्चित रूप से दिमाग की असली क्षमता के दरवाजे खोल सकता है। आगे बढ़ें और खुद इसे आजमा कर देखें।